सेशन में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 194C, टीडीएस डिडक्शन इन केस ऑफ पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स। तो कॉन्ट्रैक्टर्स को अगर पेमेंट की जाती है तो इन दैट सिचुएशन कितना टीडीएस डिडक्ट होगा, क्या प्रोविजंस दिए गए हैं, ये सब बातें जो है सेक्शन 194C में जो है बताई गई है। अगर मैं बात करूं टीडीएस अंडर सेक्शन 194C, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेक्शन, जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं कहीं पर भी, आप जो है मान लीजिए अकाउंटिंग प्रोफेशनल है किसी कंपनीज के अंदर, किसी फर्म के अंदर, और वहां पर अगर टीडीएस से रिलेटेड आप कोई भी वर्किंग करते हैं तो आप देखेंगे जनरली जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आता है वो आता है रिगार्डिंग सेक्शन 194C कि कब कोई पेमेंट, कब कोई इनवॉइस यह माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्टर से रिलेटेड है और उस पर टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी है, वो सेक्शन 194C के तहत है। बहुत बार ऐसा होता है, आपको लगता है कि जो टीडीएस डिडक्ट किया जाना है वो किसी अदर सेक्शन, जैसे कि मान लीजिए फॉर प्रोफेशनल पेमेंट अंडर सेक्शन 194J टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। तो लेट से एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन पहले रहता था कि अगर मान लीजिए किसी टेक्निकल सर्विस के लिए अगर कोई पेमेंट की जाती है तो जनरली वहां पर जो एक्सपर्ट होता है वो एक प्रोफेशनल होता है। तो सवाल आता है क्या सेक्शन 194C में टीडीएस डिडक्ट होगा या फिर सेक्शन 194J में टीडीएस डिडक्ट होगा। इसी तरह बहुत बार जो पेमेंट की जाती है वो फॉर परचेज ऑफ ए गुड्स की जाती है, किसी गुड्स को परचेज करने के लिए पेमेंट की जा रही है। तो बहुत बार ऐसा लगता है कि वो जो गुड्स की परचेज की जा रही है उस पर जो टीडीएस है वो सेक्शन 194C में डिडक्ट होगा। फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर अगर आप परचेज करते हैं तो उसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि सेक्शन 194C के तहत टीडीएस डिडक्ट होगा, सेक्शन 194J के तहत टीडीएस डिडक्ट होगा या फिर टीडीएस डिडक्ट होगा या नहीं। तो इस तरह के काफी सारे कंफ्यूजन जो है सेक्शन 194C को लेकर रहते हैं। हमारा यह डिस्कशन थोड़ा सा ज्यादा लेंदी होने वाला है, लेकिन एक एक बात को अगर आप अच्छे से समझेंगे तो सेक्शन 194C जो है और ज्यादा क्लियरिटी के साथ आपको क्लियर होगा। तो सबसे पहले बात आपको यह याद रखना है कि हम जितने भी सेक्शंस डिस्कस कर रहे हैं उन सभी में एक बात कॉमनली आपको देखने को मिलेगी कि जब आप किसी रेजिडेंट को पेमेंट करते हैं तो सेक्शन जो है 194A, 194C, 194B, 194H के तहत आपको टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट है। अगर आप किसी नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं तो ऐसे में मैंने आपको बताया सेक्शन 195 के अकॉर्डिंग आपको टीडीएस डिडक्ट करना होता है। तो सेम बात जो है आप देखेंगे सेक्शन 194C में भी कही गई है कि सेक्शन 194C एप्लीकेबल होगा जब आप किसी रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति अगर किसी रेजिडेंट को पेमेंट कर रहा है, किस तरह की पेमेंट कर रहा है? फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क, फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क, किसी तरह का कोई काम करने के लिए, और वह जो वर्क है वो है इन परजुएंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया है और उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो काम किया जाना है उसके लिए पेमेंट की जा रही है, तो ऐसे में उस पेमेंट पर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। तो जनरली आपको यहां पर दो पार्टीज देखने को मिलेगी जिसे हम जनरली डिडक्टर और डिडक्टी कहते हैं। तो यहां पर जो डिडक्टी है वो है कॉन्ट्रैक्टर, जो बेसिकली उस काम को करने वाला है, हु विल कैरी दैट वर्क। और जो डिडक्टी है, सॉरी जो डिडक्टर है उसको हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्टी, जिसने बेसिकली वो कॉन्ट्रैक्ट जो है सामने वाले व्यक्ति को दिया है एग्जीक्यूट करने के लिए। तो कहा गया कि टीडीएस डिडक्ट होगा, लेकिन टीडीएस तभी डिडक्ट होगा जब यह डिडक्टर कहिए या कॉन्ट्रैक्टी कहिए, जब यह एक स्पेसिफाइड पर्सन होगा तभी टीडीएस डिडक्ट होगा। अगर कोई व्यक्ति स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी में नहीं आता है और वो कोई पेमेंट करता है किसी काम को करने के लिए,
और वह काम जो है किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत है, तो उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा अगर वो स्पेसिफाइड पर्सन नहीं है। अगर वो स्पेसिफाइड पर्सन है और वो किसी काम को करने के लिए पेमेंट कर रहा है, तो सेक्शन 194C के तहत उसे टीडीएस डिडक्ट करना होगा। तो सबसे पहली बात आती है कि ये स्पेसिफाइड पर्सन कौन है। तो जनरली अभी तक हमने जितने भी सेक्शंस डिस्कस किए, उनमें सभी में जो है कंपनी है, फर्म है, एओपी है, बीओआई है, वो क्या थे, वो जो है बेसिकली जिन्हें टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट थी। और इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में जनरली कहा गया है कि अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 1 करोड़ रुपीस को एक्सीड करती है, तो करंट फाइनेंशियल ईयर में इंडिविजुअल या एचयूएफ को टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी होगी। यही बात जो है यहाँ पर स्पेसिफाइड पर्सन के तहत बताई गई है। यहाँ पर फर्क इतना है कि जो है गवर्नमेंट को भी यहाँ पर इंक्लूड कर लिया गया है। तो सबसे पहले हम जो है स्पेसिफाइड पर्सन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, तो यहां पर कहा गया कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन स्पेसिफाइड पर्सन शैल मीन, कि कौन स्पेसिफाइड पर्सन कहलाएगा। तो यहां पर ए से लेकर एल तक ये लिस्ट दी गई है, और इस लिस्ट में जो जो व्यक्ति कवर किए गए हैं वो क्या है, स्पेसिफाइड पर्सन। और स्पेसिफाइड पर्सन जब भी किसी रेजिडेंट को पेमेंट करेगा फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क अंडर एक कॉन्ट्रैक्ट, तो वो क्या करेगा, सेक्शन 194C के तहत टीडीएस डिडक्ट करेगा। जो भी लोग जीएसटी सीखना चाहते हैं, इनकम टैक्स सीखना चाहते हैं, टीडीएस सीखना चाहते हैं, वो हमारी ऐप एक बार जरूर डाउनलोड करें, ऑल अबाउट टैक्सेस फ्रॉम द प्ले स्टोर। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया गया है। बहुत सारे अच्छे कोर्सेज जीएसटी को लेकर, इनकम टैक्स को लेकर, टीडीएस को लेकर, न्यू जीएसटी क्यूआरएमपी स्कीम को लेकर जो है लॉन्च किए गए हैं। कोई भी आपका डाउट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9350118496 नंबर पर। साथ ही हमारी ऐप के अंदर आप हमारे साथ चैट सेक्शन के जरिए जुड़ सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, तो चैट सेक्शन में आप हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। आपकी क्वेरीज को जो है सोल्व किया जाएगा, उसको आंसर किया जाएगा। स्पेसिफाइड पर्सन में कवर किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, लोकल अथॉरिटी को, और एनी कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड बाय अंडर ए सेंट्रल, स्टेट और प्रोविडेंशियल एक्ट। तो इट मींस सेंट्रल गवर्नमेंट अगर किसी को पेमेंट करेगी और वो पेमेंट किसी रेजिडेंट को की जा रही है, रेजिडेंट पर्सन को की जा रही है फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट, तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट 194C के तहत टीडीएस डिडक्ट करेगी। सेम वे में स्टेट गवर्नमेंट के केस में भी यही रूल अप्लाई होगा। तो जनरली आप लोग देखते हैं बहुत सारे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जो गवर्नमेंट के लिए सर्टेन जो है वर्क जो है कैरी आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल रोड कंस्ट्रक्शन है, फॉर एग्जांपल जो है पब्लिक वेलफेयर के लिए बहुत सारी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होती हैं। तो ये जो कंस्ट्रक्शंस के लिए गवर्नमेंट पेमेंट करती है, तो आप देखेंगे सेक्शन 194C के तहत गवर्नमेंट क्या करती है, टीडीएस डिडक्ट करती है। सेम वे में अगर कोई लोकल अथॉरिटी है, कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, कोई म्युनिसिपल कमेटी है, तो वो भी अगर किसी तरह का कोई भी काम कराती है, तो कॉन्ट्रैक्टर को जो पेमेंट की जाती है उस पर सेक्शन 194C के तहत टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये सभी क्या है, स्पेसिफाइड पर्सन में कवर होते हैं, और स्पेसिफाइड पर्सन में कवर होने की वजह से सेक्शन 194C जो है इन पर एप्लीकेबल हो जाता है और उन्हें टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी होती है। उसके अलावा कोई कॉर्पोरेशन है जो सेंट्रल, स्टेट या प्रोविडेंशियल एक्ट के तहत जो है इनकॉर्पोरेट की गई है, तो जितनी भी आपकी पीएसयूज कह लीजिए, जो बड़ी कंपनीज है, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज है, या फिर कोई भी कॉर्पोरेशन है, फॉर एग्जांपल लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो कि एस्टैब्लिश्ड है सेंट्रल एक्ट के तहत, तो ऐसे में ये भी अगर किसी तरह की कोई पेमेंट कर रहे हैं टू ए रेजिडेंट फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट, तो ये क्या करेंगे, सेक्शन 194C के तहत टीडीएस डिडक्ट करेंगे। कोई भी कंपनी है, कंपनी मींस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी, चाहे वो लिस्टेड हो या फिर अनलिस्टेड हो, तो किसी भी तरह की कोई भी कंपनी है अगर वो पेमेंट करती है तो वो टीडीएस डिडक्ट करेगी। कोऑपरेटिव सोसाइटी है, any authority constituted in India by under any law engaged either for the purpose of dealing with and satisfying the need for the housing accommodation or for the purpose of planning, development or improvement of cities, towns and villages or for both। तो किसी भी तरह की कोई अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है, बनाई गई है किसी भी कानून के तहत, और वो ऐसे में पेमेंट कर रही है, तो उन्हें भी टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी होगी। तो फॉर एग्जांपल बहुत सारी ऐसी अथॉरिटीज है, अगर मैं बात करूं HUDA, इसी तरह HSIIDC, जो कि बेसिकली क्या है, जो कि प्लानिंग डेवलपमेंट ऑफ सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस के तहत काम करती है, तो ये भी अगर कोई पेमेंट कर रही है जो कि किसी रेजिडेंट को की जा रही है फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट, तो वो क्या करेंगी, टीडीएस डिडक्ट करेंगी। कोई भी सोसाइटी है जो सोसाइटीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, कोई भी ट्रस्ट है, कोई भी यूनिवर्सिटी है,
या फिर कोई भी गवर्नमेंट ऑफ ए फॉरेन स्टेट और ए फॉरेन एंटरप्राइजेस और एनी एसोसिएशन और बॉडी एस्टैब्लिश्ड आउटसाइड इंडिया, इवन कोई बॉडी आउटसाइड इंडिया जो इंडिया के आउटसाइड बाहर रजिस्टर्ड है, इनकॉर्पोरेटेड है, कोई फॉरेन इंटरप्राइजेस है, कोई फॉरेन गवर्नमेंट है, उन्हें भी जो है टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी होगी अगर वो किसी रेजिडेंट इंडियन को पेमेंट कर रही है फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट। एनी फर्म हियर मींस पार्टनरशिप फर्म और लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप फर्म। तो यहाँ पर एनी फर्म इंक्लूड्स लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म्स। तो ये अगर कोई पेमेंट करती है तो इन्हें टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी होगी। यहां तक पॉइंट नंबर के तक इनके लिए जो है कोई स्पेसिफिक लिमिट नहीं दी गई रिगार्डिंग टर्नओवर, रिगार्डिंग ग्रोस रिसीट। इट मींस ए से लेकर पॉइंट नंबर के तक ये जितनी भी लिस्ट है इनके केसेस में हमें टर्नओवर या ग्रोस रिसीट्स चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर सेक्शन 194 सी की अदर कंडीशंस फुलफिल हो जाती है तो इन्हें टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी कंपल्सरी है, मैंडेटरी है। लेकिन जो पॉइंट नंबर एल में बताया गया है, एनी पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल और ए हिंदू अनवेडेड फैमिली और एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और ए बॉडी ऑफ इंडिविजुअल इफ सच पर्सन डज नॉट फॉल अंडर एनी ऑफ द प्रीसीडिंग सब क्लोजेस। अगर कोई इंडिविजुअल, हिंदू अनवेडेड फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, अगर ये किसी भी अबव कैटेगरीज ए से लेकर पॉइंट नंबर के तक जितनी भी कैटेगरी दी गई है उनके अंदर अगर ये फॉल नहीं करते हैं एंड और साथ में जो टोटल सेल्स है, ग्रोस रिसीट्स है और टर्नओवर है इन केस ऑफ बिजनेस एक्सीडिंग 1 करोड़ रुपीस। अगर बिजनेस के केस में है तो सेल, ग्रोस रिसीट्स और टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा एक्सीड करेगी, क्रॉस करेगी। और इन केस ऑफ ए प्रोफेशन एक्सीड्स 50 लाख रुपीस, प्रोफेशन के केस में 50 लाख रुपए से ज्यादा की ग्रोस रिसीट्स होंगी तो ही टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी होगी। और ये जो टर्नओवर आप चेक करेंगे, ग्रोस रिसीट्स आप चेक करेंगे, कब की चेक करेंगे आप? फॉर द फाइनेंशियल ईयर immediately preceding the financial year in which sum is credited or paid to the account of the contractor. It means अगर मान लीजिए मिस्टर एक्स है और ये किसी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहे हैं, मान लेते हैं मिस्टर वाई को, और ये वाई को पेमेंट कर रहे हैं लेट से 23 नवंबर 2023 को, तो यह हमारा फाइनेंशियल ईयर हो जाता है 2023-24। तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में अगर कॉन्ट्रैक्टर को कोई पेमेंट की जा रही है तो क्या टीडीएस डिडक्ट होगा या नहीं, इसके लिए मुझे क्या चेक करना होगा? जो मिस्टर एक्स है जो कि एक इंडिविजुअल है, तो मुझे इससे प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 23-24 से जस्ट बिफोर, जस्ट पहले जो फाइनेंशियल ईयर था दैट इज फाइनेंशियल ईयर 22-23, इस फाइनेंशियल ईयर में मिस्टर एक्स की सेल्स या फिर कह लीजिए टर्नओवर या फिर कह लीजिए ग्रोस रिसीट्स मुझे चेक करनी होगी कि कितनी है। अगर वो कोई बिजनेस रन करते हैं तो मुझे चेक करना है क्या वो टर्नओवर सेल 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, और अगर वो प्रोफेशन रन करते हैं तो मुझे चेक करना है क्या वो ग्रोस रिसीट्स 50 लाख रुपए से ज्यादा है। अगर ग्रोस रिसीट्स, टर्नओवर या सेल्स जो भी दोनों लिमिट बताई गई है, जो भी एप्लीकेबल लिमिट है, अगर उसको एक्सीड करेगी तो टीडीएस डिडक्ट होगा। और अगर मान लीजिए एक्सीड नहीं करती है, एक्सीड नहीं करने के केस में क्या होगा, जो है टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। तो मान लेते हैं बिजनेस की जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ रुपए से कम है, या फिर प्रोफेशन के केस में 50 लाख रुपए से ज्यादा की रिसीट नहीं है, तो ऐसे में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। तो ये आपको बेसिकली चेक करना है जब भी किसी इंडिविजुअल के रिगार्डिंग आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर अकाउंटिंग एंट्रीज रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट की जा रही है तो पहले आपको यह चेक करना होगा क्या सेक्शन 194 के तहत टीडीएस डिडक्ट होगा या नहीं। और उसके लिए आपको क्या चेक करना है कि जो इंडिविजुअल है जिसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप मेंटेन कर रहे हैं, क्या प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में उनकी जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। अगर प्रोफेशन रन करते हैं तो क्या ग्रोस रिसीट्स 50 लाख रुपए से ज्यादा थी। अगर ये ज्यादा थी तो टीडीएस डिडक्ट होगा इन करंट फाइनेंशियल ईयर, अगर ये ज्यादा नहीं थी तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा इन करंट फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 के रिगार्डिंग मुझे क्या चेक करना होगा, फाइनेंशियल ईयर 22-23 की सेल्स, टर्नओवर या फिर ग्रोस रिसीट्स क्या है। तो ये बेसिकली जो है स्पेसिफाइड पर्सन की लिस्ट दी गई है। तो आई होप मोर एंड लेस अगर आप देखें तो सभी जो व्यक्तियों को है कवर कर लिया गया है। सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के केस में थोड़ी सी रिलीफ ये दी गई है कि उनके केसेस में अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी, ग्रोस रिसीट्स इन केस ऑफ प्रोफेशन 50 लाख रुपए से ज्यादा होगी, तो टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी है, अदरवाइज टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी नहीं है। और इनके अलावा जो भी व्यक्ति बच जाते हैं, इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई के अलावा जो भी व्यक्ति बच जाते हैं, फॉर एग्जांपल कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है या फिर कॉर्पोरेशन
इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल अथॉरिटी है, तो कोई भी पर्सन नहीं छोड़ा है जिसको टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी ना हो। तो यहाँ पर हमारी जो पहली बात है वो क्लियर हो जाती है कि स्पेसिफाइड पर्सन कौन है। तो सेक्शन 194 सी के तहत टीडीएस डिडक्ट होगा या नहीं होगा, तो इसके लिए सबसे पहले हमें चेक करना है कि क्या हम स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी में फॉल करते हैं या नहीं। अगर हम स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी में फॉल करते हैं तो ही हम आगे बढ़ेंगे। अब आगे क्या कहा गया कि टीडीएस कब डिडक्ट करना है, जब आप पेमेंट कर रहे हैं फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क, किसी काम को करने के लिए, और यह जो काम है इन परजुएंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत किया जा रहा है बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टर एंड ए स्पेसिफाइड पर्सन। स्पेसिफाइड पर्सन और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में यह कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और स्पेसिफाइड पर्सन जब पेमेंट करेगा कॉन्ट्रैक्टर को तब टीडीएस डिडक्ट करेगा। और यहां पर भी वही बात की गई है कि एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ लेजर और एट द टाइम ऑफ पेमेंट, इन दोनों में से जो भी इवेंट पहले होगी उस इवेंट पर टीडीएस डिडक्ट करना होगा, क्रेडिट ऑफ लेजर और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो शैल डिडक्ट at the time of credit of such sum to the account of the contractor or at the time of payment thereof in cash or by issue of a check draft or by any other mode whichever is earlier। तो जब भी आप पेमेंट करें या फिर उसके लेजर अकाउंट को क्रेडिट करें, जो भी इवेंट पहले होगी आप टीडीएस डिडक्ट करेंगे। अब कितना टीडीएस डिडक्ट होगा, इस पर भी कहा गया कि आप क्या करेंगे, यह जो स्पेसिफाइड पर्सन होगा जिसे टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी है, यह चेक करेगा कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर है जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, अगर ये एक इंडिविजुअल है या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, तो जो टीडीएस डिडक्ट होगा वो 1% होगा। और अगर एनी अदर पर्सन है, एनी अदर पर्सन मींस हो सकता है जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है वो एक पार्टनरशिप फर्म हो, वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, वो एक लिमिटेड कंपनी हो, तो ऐसे में 2% का टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा इन एनी अदर केस। यहां पर कहा गया कि 1% where the payment is being made or credit is being given to an individual or Hindu undivided family, and 2% where the payment is being made or credit is being given to a person other than individual or a Hindu undivided family। तो यहाँ पर इसका मतलब सबसे पहले तो आपको यह पता लगाना है कि स्पेसिफाइड पर्सन कौन है। स्पेसिफाइड पर्सन पता लगाने के बाद आपको यह पता लगाना है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है क्या वो इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, या फिर एनी अदर पर्सन है। अगर इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, तो 1% का टीडीएस डिडक्ट होगा। अगर और कोई व्यक्ति है तो 2% का टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। तो यहां पर मान लेते हैं ये जो है मिस्टर वाई है, और मिस्टर वाई ने जो है पेमेंट की है 1 लाख रुपीस की टू दी कॉन्ट्रैक्टर। तो ऐसे में जो कॉन्ट्रैक्टर है वो भी एक इंडिविजुअल है, मान लेते हैं ये है मिस्टर जेड। तो जैसा कि बताया गया इंडिविजुअल के केस में 1% का टीडीएस डिडक्ट होगा, तो मिस्टर वाई क्या करेंगे, वो 1000 रुपीज, दैट इज 1% ऑफ 1 लाख, 1000 रुपीज गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे, और बैलेंस 99,000 रुपीज जो है वो कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करेंगे। एक बात का ध्यान रखना है, कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में, इन द हैंड ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, ये जो इनकम होगी ये होगी 1 लाख रुपीज, ना कि 99,000 रुपीज। ये ध्यान रखना है, जो टीडीएस डिडक्ट होगा वो भी इनकम का ही पार्ट होगा। यह मानते हुए कि मिस्टर वाई की जो है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जो टर्नओवर है 1 करोड़ रुपए से एक्सीड करती है, तो ही मिस्टर वाई को जो है टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी है। अब अगर मान लीजिए यही पेमेंट, ये जो 1 लाख रुपीस की पेमेंट की जा रही है, ये जो है मिस्टर वाई किसी एबीसी लिमिटेड कंपनी को अगर करते तो क्या होता। अगर वो किसी एबीसी लिमिटेड को पेमेंट करते तो यहाँ पर 2% का टीडीएस डिडक्ट किया जाता, दैट इज 2000 रुपीज, और 2000 रुपीज की जो पेमेंट है वो गवर्नमेंट अकाउंट में की जाती, और जो 98,000 रुपीज है वो एबीसी लिमिटेड को पे किए जाते। हालांकि एबीसी लिमिटेड के लिए जो इनकम होती वो 1 लाख रुपीज ही मानी जाती, दैट इज 90,000 रुपीज, 98,000 रुपीज तो जो रिसीव किए हैं एबीसी लिमिटेड ने, प्लस 2,000 रुपीज जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है। तो ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि जो सामने वाला कॉन्ट्रैक्टर है उसका स्टेटस भी आपको चेक करना होगा इन केस ऑफ सेक्शन 194C। अगर मैं बात करूं अदर सेक्शन 194A जो इंटरेस्ट केस में टीडीएस डिडक्शन की बात करता है, सेक्शन 194H जो कमीशन के केस में टीडीएस डिडक्शन की बात करता है, सेक्शन 194J जो प्रोफेशनल फीस के केस में टीडीएस डिडक्शन की बात करता है, वहां पर आपको जो डिडक्टी है उसका स्टेटस चेक करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन सेक्शन 194C में 2 तरह की टीडीएस रेट्स बताई गई है, तो ऐसे में आपको यहाँ पर जो है डिडक्टी का स्टेटस क्या है वो आपको चेक करना जरूरी है कि डिडक्टी इंडिविजुअल एचयूएफ है या फिर एनी अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है।
तो अभी तक हमने जितने भी बातें की, अगर मैं उसको समराइज करूं सिंपल वर्ड्स में, एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ए पेमेंट टू ए रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर, ध्यान रखिए रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट के केस में सेक्शन 195 अट्रैक्ट होगा, इन कनेक्शन विद एनी वर्क, किसी काम के सिलसिले में पेमेंट की जा रही है, shall deduct income tax, that is tax at source, at the rate of 2%, and in case of a payment made to individual or HUF the rate of TDS will be 1%. तो 2% से TDS डिडक्ट होगा, अगर इंडिविजुअल HUF को पेमेंट कर रहे हैं तो 1% का TDS डिडक्ट किया जाएगा. Tax shall be deducted at source only if the amount is exceeding 30,000 rupees. यहां पर अब एक और ट्विस्ट है कि सेक्शन 194C में जो लिमिट बताई गई है वो भी दो बताई गई है. एक तो बताई गई है सिंगल लिमिट, सिंगल लिमिट, अगर आप पेमेंट कर रहे हैं 30,000 रुपए से ज्यादा तो टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा अंडर सेक्शन 194C. तो इट मींस अगर 30,000 रुपए से कम की आप पेमेंट कर रहे हैं तो टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी नहीं है. लेकिन अब एक और बात यहां पर ऐड कर दी गई, प्लस आपको क्या चेक करना है, कंसोलिडेटेड लिमिट फॉर दी फाइनेंशियल ईयर. अगर पूरे साल भर में उस व्यक्ति को 1,00,000 रुपए से ज्यादा की पेमेंट अगर की जा रही है तो भी टीडीएस डिडक्ट करना होगा. हालांकि इसको हम लेटर ऑन एक एग्जांपल के साथ बहुत अच्छे से समझेंगे, लेकिन अभी मैं आपको ब्रीफली अगर थोड़ा सा यहां पर बताना चाहूं तो मान लीजिए मिस्टर एक्स कॉन्ट्रैक्टर है और एबीसी लिमिटेड कंपनी ने यह कॉन्ट्रैक्ट दिया है मिस्टर एक्स को. तो एबीसी लिमिटेड जैसा कि बताया स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी में फॉल करती है, क्योंकि जो कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी वो स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन में कवर होती है. और वहां पर कोई लिमिट भी नहीं दी गई कि आपको जो है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर चेक करनी है या ग्रॉस रिसीट्स चेक करनी है. इन केस ऑफ कंपनी यह चेक करने की जरूरत नहीं है. तो अब मिस्टर एक्स कॉन्ट्रैक्टर है, तो यहां पर कहा गया कि मान लेते हैं फर्स्ट पेमेंट की गई लेट्स से 20,000 रुपीज की, तो क्या टीडीएस डिडक्ट होगा? द आंसर इज नो. क्यों? क्योंकि सिंगल लिमिट दी गई है 30,000 रुपए और हमारी जो पेमेंट है वो 30,000 रुपए से कम है, टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा. सेकंड केस में कहा गया कि जो पेमेंट की गई वो पेमेंट की गई 28,000 रुपीज, क्या टीडीएस डिडक्ट होगा? द आंसर इज नो. थर्ड केस में कहा गया कि जो पेमेंट की गई है वो पेमेंट की गई है 22,000 रुपीज, तो क्या टीडीएस डिडक्ट होगा? द आंसर इज नो. फोर्थ पेमेंट की गई, ये सभी पेमेंट एक ही फाइनेंशियल ईयर में की जा रही है, मान लेते हैं हम फाइनेंशियल ईयर 23-24 में जो है ये सारी पेमेंट्स की जा रही हैं. तो यहां पर नेक्स्ट जो पेमेंट आती है लेट्स से वो पेमेंट है 15,000, तो क्या टीडीएस डिडक्ट होगा? द आंसर इज नो. फिफ्थ पेमेंट की गई है यहां पर लेट्स से 20,000 रुपीज, क्या टीडीएस डिडक्ट होगा? द आंसर इज यस. क्योंकि यहां पर आप चेक करेंगे, अगर मैं सिंगल पेमेंट की बात करूं तो सिंगल पेमेंट कोई भी पेमेंट 30,000 रुपए से ज्यादा नहीं है. यहां पर आप देखेंगे 20,000 रुपए की पेमेंट है, 28,000 रुपए की पेमेंट है, 22,000 रुपए की पेमेंट है, 15,000 रुपए की पेमेंट है, 20,000 रुपए की पेमेंट है. इट मींस कोई भी पेमेंट 30,000 रुपए से ज्यादा नहीं है तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा. लेकिन अब आपको कंसोलिडेटेड लिमिट भी चेक करनी है कि पूरे साल भर में पेमेंट 1,00,000 रुपए से ज्यादा तो नहीं की गई है. तो यहाँ पर जब आप इसका टोटल करेंगे तो आपकी पेमेंट आती है 1,05,000 रुपए. तो इट मींस ये जो पेमेंट है 1,00,000 रुपीज को क्रॉस कर चुकी है, तो अब क्या होगा? टीडीएस डिडक्ट होगा. और किस अमाउंट पर टीडीएस डिडक्ट होगा? दैट इज फुल अमाउंट, 1,05,000 रुपए की अमाउंट पर 1% का टीडीएस डिडक्ट होगा, क्योंकि जो मिस्टर एक्स है वो एक इंडिविजुअल है. तो यहाँ पर 1% की अमाउंट हो जाती है 1,050 रुपए. तो इट मीन जो लास्ट पेमेंट की जानी है 20,000 रुपए की, इसमें से 1,050 रुपए जो है लेस कर दिए जाएंगे और बैलेंस पेमेंट जो है 18,950 रुपए की वो जो है 18,950 रुपए की वो जो है मिस्टर एक्स को कर दी जाएगी. हालांकि इसके रिगार्डिंग हम बहुत डिटेल में एक और एग्जांपल जो है डिस्कस करेंगे. तो ये आपको ध्यान रखना है, दो लिमिट आपको चेक करनी है, एक तो सिंगल लिमिट और एक पूरे साल भर की कंसोलिडेटेड लिमिट. तो आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर आप देखेंगे कि जो लिमिट जो है वो यहां पर बताई गई है कि नो डिडक्शन शैल बी मेड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ एनी सम credited or paid or likely to be credited or paid to the account of or to the contractor if such sum does not exceed 30,000 rupees. अगर ये जो अमाउंट है 30,000 रुपए को क्रॉस नहीं करती है तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा. 30,000 रुपए को क्रॉस करेगी तो ही टीडीएस डिडक्ट होगा. तो ये तो हो गई पहली लिमिट. सेकंड लिमिट बताई गई कि प्रोवाइडेड दैट वेयर द एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट्स ऑफ सच सम credited or paid or likely to be credited or paid during the financial year exceeds 1,00,000 rupees, the person responsible for paying such sum shall be liable to deduct income tax under this section.
जनरली ये 1 लाख रुपए की लिमिट क्यों लाई गई, इसका रीजन मैं आपको बताता हूं कि कॉन्ट्रैक्टर के केस में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर के केस में एक अच्छी खासी अमाउंट उसको पे की जाती है। तो लोग क्या करते थे, लोग इस टीडीएस डिडक्शन के प्रोविजन से बचने के लिए, अगर मान लेते हैं हम 30,000 रुपए की ही लिमिट रखी जाती, तो लोग क्या करते, हर पेमेंट को 30,000 रुपए से कम रखते और टीडीएस डिडक्शन की बात ही नहीं होती। तो ऐसे में सिंगल लिमिट से लोग टीडीएस को अवॉइड ना करें, गवर्नमेंट ने यहां पर ड्यूअल लिमिट जो है रखी है, और ड्यूअल लिमिट में कहा कि सिंगल पेमेंट जो है वो 30,000 रुपए से ज्यादा अगर होती है तो टीडीएस डिडक्ट होगा, और कॉन्सोलिडेटेड जो पेमेंट है अगर पूरे साल भर में 1 लाख रुपए से ज्यादा की पेमेंट अगर होती है तो भी टीडीएस डिडक्ट होगा। तो इसलिए बेसिकली यहाँ पर 2 लिमिट रखी गई है। बहुत बार क्या होता है, एक लिमिट से आप बच जाते हैं, आप टीडीएस प्रोविजंस को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, तो दूसरी लिमिट जो है आपको टीडीएस डिडक्ट करने के लिए जो है लाइबल कर देती है और आपको टीडीएस डिडक्ट करना होता है। उसके बाद यहाँ पर अगेन वही बात कही गई कि बहुत सारे लोग जो है सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं या फिर जो है पेबल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, किसी जो है कॉन्ट्रैक्टर अकाउंट को क्रेडिट नहीं करते हैं, तो भी यह माना जाएगा कि आपने कॉन्ट्रैक्टर अकाउंट को ही क्या किया है, क्रेडिट किया है, और आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा। Where any sum referred to in subsection 1 is credited to any account, whether called suspense account or by any other name, in the books of accounts of the person liable to pay such income, such crediting shall be deemed to be credit of such income to the account of the payee, and the provision of this section shall apply accordingly. आपने सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट किया, आपने पेबल अकाउंट को क्रेडिट किया, हम यह मानेंगे आपने जो है पेई के अकाउंट को ही क्रेडिट किया है, कॉन्ट्रैक्टर के अकाउंट को ही क्रेडिट किया है, डिडक्टी के ही अकाउंट को क्रेडिट किया है, और हम जो है अकॉर्डिंगली इस सेक्शन के जो प्रोविजन है वो अप्लाई हो जाएंगे। इट मींस आपको टीडीएस डिडक्ट करना। अब बात आएगी, अगर मान लीजिए सस्पेंस अकाउंट को मैं क्रेडिट करता हूं, लेट्स से जो है हमने जो है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस को जो है डेबिट किया, लेट्स से 2 लाख रुपए से, और सस्पेंस अकाउंट को ही मैंने जो है 2 लाख रुपए से क्रेडिट कर दिया, तो अब कैसे टीडीएस डिडक्ट होगा, क्योंकि मुझे तो नहीं पता कि यह सस्पेंस अकाउंट जो है इंडिविजुअल का है या एचयूएफ का है, या फिर इंडिविजुअल एचयूएफ के अलावा और किसी व्यक्ति का है, क्योंकि इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में 1% का टीडीएस डिडक्ट होगा, और अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में 2% का टीडीएस डिडक्ट होगा। और जबकि यहां पर कहा गया कि अगर आप सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे तो यह माना जाएगा आपने कॉन्ट्रैक्टर के अकाउंट को ही क्रेडिट किया है, पेई के अकाउंट को ही क्रेडिट किया है, और अकॉर्डिंगली आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा। लेकिन मुझे तो यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट से पता ही नहीं चल रहा कि उसका स्टेटस क्या है, वो इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, या फिर एनी अदर पर्सन है। तो ऐसे में ये आपको ध्यान रखना है कि एक प्रोविजन है टीडीएस लॉ के अंदर, अगर सामने वाला व्यक्ति का अगर आपके पास परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं है तो आपको 20% का टीडीएस डिडक्ट करना होता है, और अगर आपके पास परमानेंट अकाउंट नंबर है तो परमानेंट अकाउंट नंबर से आप पता लगा सकते हैं कि वह एक इंडिविजुअल है, या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, या फिर फर्म है, या फिर कंपनी है, या फिर वो एओपी बीओआई है। ये आप जो है उसके पैन नंबर से पता लगा सकते हैं, क्योंकि परमानेंट अकाउंट नंबर अगर मैं बात करूं एक 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है। फॉर एग्जांपल ये एक परमानेंट अकाउंट नंबर है। तो अब इस परमानेंट अकाउंट नंबर से कैसे पता चलेगा कि ये एक इंडिविजुअल का परमानेंट अकाउंट नंबर है, या फिर फर्म का परमानेंट अकाउंट नंबर है, या फिर कंपनी का परमानेंट अकाउंट नंबर है? तो बेसिकली आपको क्या करना है, परमानेंट अकाउंट नंबर का जो भी 4th डिजिट है वो आपको चेक करना है। अगर वो जो 4th डिजिट है वो अगर पी है तो वो एक इंडिविजुअल का परमानेंट अकाउंट नंबर है, अगर वो एफ है तो वो एक पार्टनरशिप फर्म का परमानेंट अकाउंट नंबर है, अगर वो सी है तो वो एक कंपनी का परमानेंट अकाउंट नंबर है, अगर वो ए है तो वो किसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का परमानेंट अकाउंट नंबर है। तो इस 4th डिजिट से आप चेक कर सकते हैं कि वो परमानेंट अकाउंट नंबर किसका है। तो इट मींस अगर सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करते हुए आपके पास उसका परमानेंट अकाउंट नंबर है तो आप परमानेंट अकाउंट नंबर के अकॉर्डिंगली टीडीएस डिडक्ट करेंगे, और अगर परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं है तो आपको 20% का टीडीएस डिडक्ट करना होगा। तो बहुत सारे लोग जो सोचते हैं कि सस्पेंस अकाउंट से तो यह क्लियर ही नहीं होता है कि वो इंडिविजुअल या एचयूएफ के केस में टीडीएस डिडक्ट होगा या फिर एनी अदर पर्सन के केस में, तो यहाँ पर लॉ में साफ साफ कहा गया है कि यह माना जाएगा आपने कॉन्ट्रैक्टर के अकाउंट को क्रेडिट किया है और उस पर टीडीएस तो आपको डिडक्ट करना ही होगा। और टीडीएस के रिगार्डिंग अगर आपके पास कोई भी स्टेटस नहीं है तो इन दैट सिचुएशन आप 20% का टीडीएस डिडक्ट करेंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो है जितने भी लूप होल्स थे उनको धीरे धीरे खत्म कर दिया है, जिससे कि लोग टीडीएस डिडक्शन को अवॉइड करने की कोशिश करते थे, वो सारी प्रैक्टिसेस आज की डेट में खत्म हो चुकी है। अब
यहां पर कहा गया कि अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ किसी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहे हैं फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट, और ऐसे में ये जो पेमेंट की जा रही है पर्सनल पर्पजेस के लिए की जा रही है। फॉर एग्जांपल मिस्टर वाई है और इन्होंने अपना घर बनवाने के लिए मिस्टर एक्स को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया और मिस्टर एक्स ने 1,50,000 रुपए का काम किया, और ऐसे में जो है मिस्टर वाई को टीडीएस डिडक्ट करने की कोई लायबिलिटी यहां पर नहीं है। उसका रीजन ये है कि ये जो पेमेंट की जा रही है फॉर पर्सनल पर्पज की जा रही है। तो इट मींस सेक्शन 194C तभी अट्रैक्ट होगा जब आप जो है उसको बिजनेस पर्पज के लिए पेमेंट करें। इन केस ऑफ प्रोफेशन, अपने प्रोफेशन पर्पज के लिए अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो ही टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी है। नो इंडिविजुअल और हिंदू अनमेरिड फैमिली शैल बी लायबल टू डिडक्ट इनकम टैक्स ऑन द सम credited or paid to the account of the contractor where such sum is credited or paid exclusively for personal purposes. Exclusively means 100% जो है वो पर्सनल पर्पज के लिए होना चाहिए। अगर वो 100% पर्सनल पर्पज के लिए आप पेमेंट कर रहे हैं तो टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी नहीं है। तो ये जो है काफी सारी बातें जो है सेक्शन 194C के लिए क्लियर हो जाती है।